क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, एक बात याद रखना, जो मोशन नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा बताएंगे जिसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मोशन से ही इंटरकनेक्टेड है तुम्हारा फोर्स। समझ में आया? क्लियर? अब देखो, सबसे पहला चीज हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं मोशन चैप्टर। मोशन में आप लोग जानते होंगे कि कब मोशन किसको बोला जाता है, कब किसको रेस्ट बोला जाता है। ये तो पता होगा कि मोशन का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी किसमें है, मोशन में। यहां तक सबको क्लियर? और रेस्ट में किसको बोलेंगे, कि अगर कोई बॉडी है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने जैसे अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जैसा है वहीं पर बैठा है, आज आया है यहीं पर है, 200 साल बाद यहीं पर है, 1 साल बाद आ रहे हो, 200 साल बाद आ रहे हो, 1 करोड़ साल बाद आ रहे हो, देख रहे हो कि वहीं पर खड़ा हुआ है वो इंसान। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। समझ में आया? तो मोशन और रेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो चैप्टर है फोर्स, इसमें एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है जिसका नाम है न्यूटन, जो इस चैप्टर में उन्होंने अपने मोशन और क्या बोलते हैं, फोर्स और मोशन के बीच में रिलेशन को क्या किया, डिस्क्राइब किया है। इस चैप्टर में न्यूटन ने क्या किया है कि मोशन और क्या बोलते हैं, मोशन और फोर्स के क्या क्या रिलेशन है आपस में, उसको डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। कौन? न्यूटन। समझ में आया? कैसे? यहां पर दिया हुआ है force is an interaction that when unopposed will change state of an object। कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स का काम ये होता है किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना, या मोशन से किस में लाना, रेस्ट में लाना। समझ में आया? फोर्स का काम क्या है, रेस्ट को मोशन में लेकर आना या मोशन को रेस्ट में लेकर आना, यानी उसके स्टेट को क्या करना, चेंज करना। ये किसका काम है, फोर्स का काम है। फोर्स का काम ये नहीं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन को मेंटेन करके रखना, कि मोशन में है तो मोशन में रहे, मोशन में ही रहे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, वो मेंटेन करके रखना, ये नहीं होता है। चलो आगे देखो, फोर्स कैन आल्सो डिस्क्राइब आइडेंटिफिकली एज पुश और पुल। तो सबको पता है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। बात करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज और, बिना डायरेक्शन के फोर्स नहीं लग सकता है, बिना डायरेक्शन के हम लोग फोर्स को नहीं बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? जहां पर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। बात करें फोर्स को डिनोट किससे किया जाता है, एफ से। सीजीएस यूनिट डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 5 टाइम। अब एक चीज याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ध्यान से समझ। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो ये इतना कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर लगा, ध्यान से समझो, ओए पीछे क्या, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इतना उस पर कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। वो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला कंडीशन ये है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी बॉडी से मतलब, स्टेशनरी बॉडी का मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी का मतलब क्या, रुका हुआ। वो रुका हुआ बॉडी क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। अभी ये जाकर आगे गलत होगा, देखना ध्यान से, ये जाकर आगे गलत होगा, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होना चाहिए कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। इसका मतलब क्या, बॉडी जब रुका हुआ है अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। यहां तक क्लियर? दूसरा, फोर्स कैन स्टॉपिंग मूविंग बॉडी। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो अगर उस पर हम लोग फोर्स लगाए हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, रुक जाए।
स्टेशनरी हो जाए, रेस्ट पर आ जाए। क्लियर? दो इफेक्ट होना चाहिए फोर्स में कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो क्या होना चाहिए, मतलब रेस्ट पे है तो उसको मोशन में हो जाना चाहिए, अगर मोशन में है तो अगर रोक दे तो उसको क्या हो जाएगा, रेस्ट में। क्लियर यहां तक? तीसरा इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। इतना तो सबको पता है कि अगर स्पीड मतलब फोर्स क्या करता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, उसका वेलोसिटी को चेक क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन में भी क्या होगा, चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा यानी इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। समझ में आ रहा है ना? स्पीड कहने स्पीड चेंज आ रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या, अगर इस ऑब्जेक्ट को एकदम स्पीड से जा रहा है, पीछे से धक्का देकर खींच रहे हैं तो इसका स्पीड में चेंजिंग आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स की वजह से हम किसी चीज को डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, चेंज। अगर मान लो चल रहे हो, साइकिल का हैंडल मुड़ा दिए तो वो भी एक प्रकार का फोर्स लगा रहे हो तब तो मुड़ रहा है। अगर चल रहे हो सीधी डायरेक्शन में, फोर्स लगाए, वो डायरेक्शन क्या हो गया, इस साइड में हो गया, इस साइड में हो गया। इसका मतलब क्या कि तुम किसी साइकिल के हैंडल पर तुम क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो साइकिल का हैंडल का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। और अगला कंडीशन सबको पता है कि फोर्स से हम लोग किसी भी शेप एंड साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अगर यही ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाकर बढ़िया से कुचल दे तो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, इसका शेप साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मान लो ये कैमरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और इसी को गिरा दे तो उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, अरे होगा। तो ये इतना इफेक्ट होना चाहिए फोर्स। एरिस्टोटल जो है बायोलॉजी का फादर थे उस टाइम, सुन लो, वो बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बायोलॉजी के फादर है, लेकिन उन्होंने फिजिक्स के बारे में यही बताया था। फिजिक्स के बारे में सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया था उन्होंने, है ना। उन्होंने ये बताया ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है तो उसको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, फोर्स के। इनका स्टेटमेंट गलत हुआ, कैसे हुआ आगे देखेंगे। फिर उसके बाद गैलीलियो आए, उन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ अपना बताया उसको, और ये दोनों लोग को सब चीज देखते हुए न्यूटन ने आए अपने 3 लॉज दिए इस चैप्टर में, जिसका न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ बताया गया। इसी के बारे में पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स। समझ में आया? उन्होंने फोर्स और मोशन का क्या बताया था, रिलेशन बताया था। क्या बताया था, रिलेशन। अभी बात करते हैं हम लोग कैसे, उन्होंने यही बोला था, एरिस्टोटल जो थे यही बात बोला था कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई भी बॉडी रुका हुआ है, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, उसको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, फोर्स का। बिना फोर्स के वो बॉडी मूव नहीं कर सकता है, बिना फोर्स के वो बॉडी मूव नहीं कर सकता है। कौन बोले थे, अरिस्टोटल। लेकिन इनका स्टेटमेंट गलत हुआ। कैसे हुआ, जब अब हम लोग बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट भी देखना कैसे होगा। ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन कहां पर लगेगा वो आगे, यहां पर आगे जाकर एकदम देखना, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, देखना कैसे समझ में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। अब बात करें हम लोग, दो ठो फोर्सेस होते हैं, फोर्स पर दो फोर्स लगते हैं, मतलब फोर्स लगाने का दो तरीका, पहला बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। पहला कौन सा फोर्स, बैलेंस, दूसरा अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स का बात करें तो देखो, अभी हम बताएं तुम लोगों को, किसी भी फोर्स पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें कुछ इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले क्या कि वो ऑब्जेक्ट पर क्या कर, ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए या वो रेस्ट में आना चाहिए, होना चाहिए या नहीं चले, या उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड घटेगा, और उसके बाद क्या हो सकता है, उसका शेप और साइज में चेंज। ये तो इतना सारे इफेक्ट आते हैं अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब जो अभी इफेक्ट ऑफ फोर्स बताए हैं उतना कंडीशन लगना चाहिए। अब बात करें बैलेंस फोर्स, तो बैलेंस फोर्स होता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। कहने का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या किया कि इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से कितना न्यूटन, 10 न्यूटन, और इधर से भी कोई इंसान 10 न्यूटन से फोर्स लगाकर खींच रहा है इसको। ये ऑब्जेक्ट मान लो कितना है, मान लो ये मास है,
ये कोई मास है? मास का मतलब क्या होता है कि कितना इसके अंदर मटेरियल भरा पड़ा है, इसके अंदर कितना मटेरियल भरा पड़ा है, उसी को क्या बोला जाता है? मास। तो कहने का मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये ऑब्जेक्ट है 30 केजी का, मान लो कितने केजी का? 30 केजी का। अगर इस 30 केजी पर इधर से कोई 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन के फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका नेट रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा? नेट वैल्यू क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स क्या लगेगा इस पर? जीरो लगेगा। यानी अगर नेट फोर्स जीरो लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा? मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा? नहीं, रेस्ट में। ये देखो, यानी अगर बात करें इस, ये F1 है और ये तुम्हारा क्या है? F2। अगर F नेट का बात करें, अगर F नेट का बात करें तो F2 माइनस F1 यानी 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू कितना? 0 न्यूटन। बता रहे, सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इधर से भी, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को इधर से भी 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर से भी 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? इस केस में ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर 0 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स 1% का लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी रुका हुआ है। लेकिन इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स का कंडीशन क्या बताया गया था? अरिस्टोटल थे ना, अरिस्टोटल ने क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो उस पर क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए। तो इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। रीजन क्या है? तो उनका स्टेटमेंट यहीं पर गलत हुआ था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, दो चीज पर डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट किस पर डिपेंड करेगा? दो चीज पर। अगर यहाँ पर तुम्हारा गैलीलियो का लॉ जो आता है, वहां पर, यहाँ पर गैलीलियो का लॉ आता है। गैलीलियो जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो अभी बताएंगे, इसके आगे वायलेंस और वायलेंस फोर्स के बाद में बताएंगे क्या उन्होंने बताया था। तो उनका यहाँ पर ये रोल आता है कि जैसे उन्होंने क्या बताया था ना, कि जैसे एक सरफेस लिया था, उस सरफेस पर एक 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए थे। कितने प्लेन लिए थे? 2 इंक्लाइंड प्लेन। अब उन्होंने क्या किया, एक बॉल को डाला, तो जितने हाइट से उन्होंने बॉल को गिराया उतना हाइट उसने क्या किया? कवर किया। मतलब इस यहाँ से अगर उन्होंने बॉल को गिराया तो इंक्लाइंड प्लेन पर तो उतना ही ऊपर गया, उतना ही नीचे आया, मतलब ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर उन्होंने क्या किया दूसरा केस में कि एक इंक्लाइंड प्लेन का दूसरा इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा उसका एंगल को बढ़ा दिया, एंगल को क्या कर दिया? हल्का नीचे कर दिया। तो हाइट यहां से अगर उसने हाइट सेम अटेंड किया, लेकिन डिस्टेंस कवर क्या किया उसने? ज्यादा किया। अब इसके बारे में हम आगे बताएंगे डिटेल में, लेकिन बात करें इसमें कि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या आ गया यहाँ पर? 0। लेकिन यहाँ पर 2 इफेक्ट होते हैं कि अगर फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट में हो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाया रहेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो और दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में नहीं आएगा। सोच रहे हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है, हम दोनों तरफ से इधर से भी 10 न्यूटन, उधर से भी 10 न्यूटन, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इधर से भी 10 न्यूटन लगाए, उधर से भी 10 न्यूटन लगाए, तो ठीक है, वो रुका रहेगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो, अब तब तुम इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन लगाओगे तो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। लेकिन वायलेंस फोर्स को बताया गया है किसी किसी बुक में कि वायलेंस फोर्स काम क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रेस्ट करने में, रेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। वायलेंस फोर्स क्या करता है? किसी भी बॉडी को रेस्ट क्रिएट करने में क्या करता है? वो हेल्प करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेस्ट क्रिएट करने में हेल्प नहीं करता। वो 2 कंडीशन होता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, क्योंकि वो अपना प्रीवियस इनर्शिया को क्या करना चाहता है? मेंटेन करके रखना चाहता है।
वो प्रीवियस इनर्शिया को क्या करना चाहता है, मेंटेन करके रखना चाहता है। इनर्शिया के बारे में अभी बताएंगे क्या होता है इनर्शिया, लेकिन ध्यान से समझिए, द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। इस पर जो भी फोर्स लगेंगे, जो नेट फोर्स लगेंगे, वहां पर नेट फोर्सेस कितने आएंगे, जीरो। अगर फोर्स जीरो लग रहा है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी रुका हुआ है, यानी नेट एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, जीरो। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर मान लो, अगर ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्ड करेगा कि एक्सेलरेट करेगा, नहीं, एक्सेलरेशन क्या होगा उसमें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, फिर भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में क्या आना, चेंज आना। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है, 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता जा रहा है और वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा या नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा या नहीं होगा, होगा। तो वही चीज है यहाँ पर, नेट एक्सेलरेशन इज क्या होगा यहाँ पर, जीरो। इट रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, अपने प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी को मेंटेन करके रखता है। इनर्शिया एक बार और बता दे रहे हैं कि इसी को बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो कहता है कि नहीं हम रेस्ट में नहीं आएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। अरे बढ़िया, अगर मान लो ना, एक ग्लास ले लो और ग्लास के ऊपर तुम डाल दो, उस पर एक पेज या कॉपी पेज डाल दो, और पेज के ऊपर तुम एक कॉइन डाल दो। पेज के ऊपर क्या डाल दो, कॉइन। अगर तुम धीरे धीरे देखो, वो कॉइन तुम्हारा रेस्ट में है। अगर मान लो ये मान लो तुम्हारा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ग्लास है, इसके ऊपर हम पेज रख दिए, क्या रख दिए, पेज रख दिए। मान लो ग्लास का बात करें, कोई ग्लास नहीं है, छोड़ो, ग्लास है। अब इसके अंदर मान लो हम उसके ऊपर क्या रख दिए, एक पेज रख दिए, और पेज के ऊपर एक कॉइन रख दिए। अगर कॉइन रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कॉइन कैसा है, रेस्ट में है या मोशन में, रेस्ट में है। तो इनर्शिया क्या कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अपने इनर्शिया को मेंटेन करेगा। तो इनर्शिया क्या होता है, देखो कैसे होता है। अगर उस ऑब्जेक्ट को, पेज को अगर धीरे धीरे हटाएंगे, तो कॉइन भी साथ में बाहर जाएगा। लेकिन उस पेज को अगर एकदम स्पीड से हटाओगे, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो ऑब्जेक्ट वही ग्लास में जाकर गिरेगा, बाहर नहीं आएगा। जैसे कोई दिखाता है जादू तुम लोगों को, कि टेबल पर बहुत सारा टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर ग्लास बहुत सारा सजाया हुआ है, बहुत, और उसको जो प्लेट सजाया हुआ है, और उसका जो क्या बोलते हैं कवर होता है, उस कवर को जल्दी से खींच देता है, लेकिन उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, और जो टेबल पर रखा रहता है वैसे ही रहता है। देखो कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। तो अपना वो इनर्शिया को चेंज करना नहीं चाहता। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। देखते हो ना, एक और एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कोई जाली है, अब जाली के ऊपर बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ है, मतलब एक जाल होता है ना, ऐसे पूरा जाल के ऊपर पत्ता उता गिरा हुआ, और ऊपर से एकदम मास, एकदम बहुत हेवी पत्थर उथर कुछ गिरा दो, तो एक मिली सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, वो जो पत्ता है ना, वो जाल के साथ नीचे नहीं जाएगा, पत्ता वहीं पर रुका रहेगा, और जाल नीचे जाएगा। क्योंकि जाल वो क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नेट जो होता है वो नीचे की तरफ जाएगा, और पत्ता उसी पर रहेगा, रेस्ट में। क्योंकि रेस्ट में है, तो वो रेस्ट ही में रहना चाहेगा। लेकिन ग्रेविटी एक ऐसा होता है कि उसको क्या कर देता है, नीचे। अगर ग्रेविटी नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट जैसा होता उसी पर रहता वो, क्योंकि वो अपने इनर्शिया को क्या करना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता है। समझ में आया। अभी इनर्शिया के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या बोला। इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। क्या हुआ कि वो अपने
प्रीवियस जो पहले से जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन को क्या करना चाहता है, रहना चाहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आना चाहता है, उसी को मेंटेनिंग द इनर्शिया बोला जाता है। बॉडी व्हील एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इनर्शिया, मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। क्लियर यहाँ तक? अभी हम बताए ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दोनों तरफ से खींच रहे हो तो वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर बॉडी मूव कर रहा है तब खींच रहे हो तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगा, वो रेस्ट में नहीं होगा। मतलब कितना भी फोर्स लगा लोगे वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपने इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहता है। यहाँ तक क्लियर? इसी को बोला जाता है बैलेंस्ड। बात करते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स। अभी हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया, अब सीखेंगे हम लोग अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट जीरो, इसमें रिजल्टेंट वैल्यू नेट फोर्सेस जीरो नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पर इधर से फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन का, मान लो 80 न्यूटन का, 80 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, और इधर से कितना न्यूटन, मान लो 40 न्यूटन। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को लगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मान लो इधर से 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 40 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी नेट फोर्सेस जो होंगे, नेट फोर्स जो होगा एफ नेट जो होगा वो कितना होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को फोर्स को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी F2 माइनस F1। इसको F1 मान लो, इसको क्या मान लो, F2, यानी 80 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन, यानी कितना न्यूटन आ गया, 40 न्यूटन। यानी इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, 4। यानी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नेट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, यानी जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा यानी उसका एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। अगर देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर उसका स्पीड में चेंज हो रहा है, स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन में भी चेंजिंग आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद इट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी ये अपने इनर्शिया को क्या करना चाहेगा, चेंज करना चाहेगा, अपने इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन ये इस अपने इनर्शिया को मेंटेन नहीं रखेगा। उसके बाद बॉडी विल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जो बॉडी है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन असल में हम लोग बात करें यही अनबैलेंस फोर्स, हमको ये जो अभी फोर्स पढ़ा है ना शुरुआत में, बैलेंस फोर्स तुम्हारा फोर्स का डिफाइन नहीं करता है। अगर देखा जाए तुम्हारा बैलेंस फोर्स डिफिनेशन नहीं हुआ, किसका, फोर्स का, क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन ये होता है जो इफेक्ट बताएं कि बॉडी एक्सेलरेट करना चाहिए, बॉडी मूव करना चाहिए, अपने इनर्शिया को क्या करना चाहिए, उसके शेप साइज में चेंजिंग होना चाहिए। तो ये कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स। इसमें तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, यानी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। साथ में रीजन बिहाइंड रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स एंड बॉडी, उस पर फोर्स भी अलग से लग रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, उसके मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी बात करें अनबैलेंस फोर्स ही तुम्हारा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स ही तुम्हारा क्या है, फोर्स है। और बैलेंस फोर्स तुम्हारा फोर्स नहीं है, क्योंकि बैलेंस फोर्स अपने बैलेंस करके रख चल रहा है, क्योंकि फोर्स का इफेक्ट को दिखा ही नहीं रहा है, ये फोर्स के इफेक्ट को दिखा रहा है क्या, ये नहीं दिखा रहा है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स देखा जाए तो असल में अनबैलेंस फोर्स ही तुम्हारा क्या है, फोर्स होता है। अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स में किसी को भी प्रॉब्लम है कि कल हम लोग फोर्स के बारे में क्लियर कर चुके थे, फोर्स के बारे में पढ़ लिए थे, कुछ थोड़ा बहुत इनर्शिया के बारे में भी जाने थे, और उसके बाद हम लोग फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो भी जाने थे ना। आज एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फोर्स पर कितना फोर्स लग रहा है। एक और चीज कल बताना भूल गए थे, वो क्वेश्चन में ये था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बॉडी अगर बैलेंस है और अनबैलेंस फोर्स बताए थे, और एक बताए थे अनबैलेंस फोर्स बताए थे ना। तो बैलेंस फोर्स बताए थे उसमें क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा,
और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कितने अगर उस पर अगर इधर से भी 10 न्यूटन लगाया जाए और इधर से भी 10 न्यूटन लगाया जाए तो बॉडी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा। उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, फोर्स जीरो हो सकता है, लेकिन मास जीरो कभी भी नहीं होगा। तो जो फोर्स होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। जितना फोर्स लगाओगे, अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा? कम। बढ़िया एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। जो अभी हम बता रहे हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। इसका मतलब अगर मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई हेवी चीज है, बहुत ही भारी भरकम चीज है, हेवी है, उसको उठाएंगे तो हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन वही हल्का मास हो, जिसमें मास हल्का हो, तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अगर यही देखो, यही मार्कर है, तो ये मार्कर का मास कम है इसलिए हम तुरंत इसको उड़ा ले रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं। लेकिन वही ईंट ले ले हम लोग, तो उसको उड़ाएंगे तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बारीकी से उसको देखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा फोर्स क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। अच्छा, इसको उछालने में ज्यादा फोर्स लगेगा कि ईंट को उछालने में ज्यादा फोर्स लगेगा? ईंट को उछालने में ज्यादा फोर्स लगेगा। तो वही चीज है, जिसके अंदर मास ज्यादा होंगे यानी फोर्स भी क्या लगेंगे? ज्यादा। अगर मास कम होंगे तो फोर्स भी क्या लगेंगे? कम। यानी जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है किसके? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 8,000 kg in run pull a train of 5 wagons which of each of 2,000 kg along a horizontal track if the engine exerted a force 40,000 newton and truck offer friction 5,000 newton, then calculate the net accelerating force, acceleration of the train, force wagon 1 on 2। अब देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ट्रेन है, इस ट्रेन का एक ये इंजन है, ये इंजन है, ये इंजन जो है वो कितने केजी का है? 8,000। रेलगा 8,000 केजी का ये क्या है? इंजन। और इसमें 5 गो डब्बे लगे हुए हैं, 5 वैगन्स लगे हैं। इससे जुड़े कितने वैगन्स हैं? 5। 1 2 3 4 5 वैगन है। ये ट्रेन का इंजन हो गया, ये क्या हो गया? इंजन। और ये क्या हो गया? वैगन। सब कितने केजी का है? 2 के। सब कितने केजी का है? 2,000। सब 2,000 केजी का वैगन है। क्या मास टोटल हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर पहले बोला है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, अगर नेट फोर्स निकालना है तो हमको पता है एक चीज और, हाँ, 8,000 केजी का इंजन है, पुल ऑन अ ट्रेन 5 वैगन ईच 2 केजी। इतना तक हो गया, इतना तक हो गया। हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इफ इंजन एक्सर्टेड फोर्स 40,000 न्यूटन, जो मतलब फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है? 40,000 न्यूटन। कौन? इंजन। इंजन तुम्हारा फोर्स, इंजन तुम्हारा इतना 1,000 न्यूटन फोर्स को क्या कर रहा है? एक्सर्ट कर रहा है, लगा रहा है। ये लगा रहा है ना, मतलब 40,000 न्यूटन से इधर की तरफ खींचा जा रहा है इसको। अब देखो ध्यान से, और बोला है कि फ्रिक्शन। अच्छा ये बताओ, फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है कि पीछे की तरफ लगता है? जिस साइड से तुम चलते हो उसके पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। चलो खड़ा हो जाओ तुम। फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है? आगे की तरफ। मार्क मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। क्या बात कर रहे तुम? बैठो।
ये जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन से फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? कोई भी चीज अगर मोशन में है, जो भी ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फ्रिक्शनल फोर्स इस पर कितना लग रहा है पीछे की तरफ? 5,000 न्यूटन। कितना न्यूटन? 5,000 न्यूटन। अगर हम लोग बात करें इसका टोटल मास का बात करें, यहां से लेकर यहां तो टोटल मास का बात करें तो ध्यान से समझना। अगर मास का बात करें तो टोटल मास, सबसे पहला चीज ये 2000 2000 2000 2000 2000, यानी टोटल कितना है? 2 इंटू 5 इंटू कितना? 2000, और प्लस में 8,000। नहीं समझ में आया? इस पर 2000 2000 2000 2000 2000, मतलब टोटल 5 है तो 2000 मल्टीप्लाई 5 और आगे का 8,000 का इंजन, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 10,000 प्लस 8,000, कितना हो गया? 18,000 केजी। मतलब इसका इस टोटल कितना मास है? 18,000 केजी है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एफ नेट निकलना है। क्या निकलना है? एफ नेट। कल बैलेंस फोर्स में बताए थे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में बताए थे कि एफ नेट क्या लगता है? F2 माइनस F1। तो मान लो इसको, मान लो क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम F2 और इसको मान लेते हैं F1। इसको मानते हैं F2 और इसको मान लेते हैं F1, यानी F2 माइनस F1, यानी F2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5,000 है। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कभी भी नेट फोर्स निकाला जाता है तो बड़ा वाला में से छोटे वाले को क्या किया जाता है? सबट्रैक्ट किया जाता है। यानी टोटल किसमें से घटाएंगे? 40,000 में से किसको घटाएंगे? 5,000 को घटाएंगे, यानी 5,000 न्यूटन। कितना बच गया? 35,000 न्यूटन। यानी पहला का क्वेश्चन में जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो कितना है? 35,000 न्यूटन। समझ में आया? दूसरा बात करें, दूसरा बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। इस ट्रेन का क्या हमको फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। पता है कि एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। एम इंटू ए। फोर्स कितना लग रहा है? 35,000। फोर्स कितना लग रहा है? 35,000। मास कितना है? मास 18,000। और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35,000 अपॉन में 18,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ए बराबर, बताओ जल्दी से, कटा कर बताओ। 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर क्वेश्चन तीसरा बोला है तो एक्सेलरेशन भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन ए वैगन 2, मतलब 1, इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन ये बोला है ना 1 और 2 पर कितना फोर्स लग रहा है? 1 और 2 पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी 1 और 2 पर कितना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। 1 और 2 पर कितना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 और 2 के पीछे टोटल कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4, मतलब अगर 1 और 2 का बात करें तो 1 से ही ना इतना कनेक्टेड है, इतना तो 1 ही से ना कनेक्टेड है। तो कितने हैं टोटल? 4 वैगन है। यानी अगर हम लोग इसका फाइंड करें फोर्स वैगन ऑन 2 तो क्या हो जाएगा? यानी फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमको वैगन 1 और 2 पर निकालना है तो इसका मास क्या होगा? 1 और 2 में कितना होगा कि ईच वैगन कितने का है? 2,000। यानी 2 इंटू पीछे कितना जुड़ा हुआ है? 4। यानी टोटल पीछे कितना जुड़ा हुआ है? 4। और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है? 1.9, यानी कितना हो जाएगा? 8,000 मल्टीप्लाई 1.9। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा? अब बात करते हैं हम लोग एक
बढ़िया टॉपिक इनर्शिया के बारे में। कब से इनर्शिया इनर्शिया बोल रहे थे हम लोग, लेकिन अब इनर्शिया के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम लोग समझेंगे क्या होता है इनर्शिया। पहली बात, इनर्शिया होता क्या है। हम बताए थे कि इनर्शिया का मतलब यही होता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल की तरह समझेंगे हम लोग इनर्शिया के को, तो यहाँ पर देखिए इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं। रेस्ट इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरीके से होते हैं। तीनों को एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक एक करके समझेंगे। हम लोग ने अभी पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो हम रेस्ट ही में रहे, उसको वो रेस्ट से मोशन में नहीं होना चाहता। ठीक है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में होना चाहता, रेस्ट ही में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में। वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता। सबसे आलसी इंसान है कौन, इनर्शिया। उसका केवल एक ही मतलब है, हम रेस्ट में हैं, हम सोए हुए हैं तो सोए रहने दो, हमको जगाने का कोशिश मत करो। अगर हम जगे हुए हैं तो जगे रहने दो, सोने का कोशिश मत करने दो हमें। समझ में आ रहा है। यही होता है इनर्शिया। इनर्शिया 3 तरह के होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया 3 तरीके के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहां तक सभी को क्लियर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रे तुमको कौन बोला है कमेंट करने के लिए। सुनो, तो इनर्शिया 3 तरीके से अभी बताएं। तो सबसे पहला हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में जानेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट डाला गया है वो एग्जाम्पल है। ये क्या है, एग्जाम्पल है। क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो बॉडी है वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में, वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। उसका कुछ एग्जाम्पल है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, वो पहला एग्जाम्पल ये बोला गया है, व्हेन अ पुलिंग अ बैंड एड ऑफ it is better to pull it fast, your skin will remain at rest due to the inertia and the force pull down the band aid off। कहने का मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लो कि एग्जांपल के थ्रू एकदम रियलिटी में हम लोग रियल लाइफ में समझे, तो जैसे हम लोग डॉक्टर, मान लो कि किसी का कट पिट जाता है तो उसमें कम से कम 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कम से कम उसके ऊपर बैंडेज लगा हुआ रहता है। अगर जैसे मान लो स्किन है, स्किन पर तुम्हारा हेयर तो प्रेजेंट होगा ही, स्किन है, स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होगा। अगर मान लो कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो उसका जो अगर मान लो कट हुआ है, हैंड कट हुआ है या कहीं पर भी कट हुआ है, वहां पर हेयर प्रेजेंट है, उसी के ऊपर लगा देता है सब, क्या, बैंडेज कर देता है सब। बैंडेज करने के बाद उसको 2 दिन 3 दिन तक उसी पर छोड़ देता है सब। लेकिन जो नर्स होती है सब, या कोई जो डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, डायरेक्ट उसको इतना तेजी से निकालता है, लगेगा कि दर्द होगा पर दर्द नहीं होता है। ऐसा फील होगा ना कि अगर उखाड़ेगा तो वो क्या होगा, दर्द होगा, लेकिन दर्द फीलिंग नहीं होता है। कारण क्या है, कारण है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जो हमारा स्किन है, हमारा जो हेयर है, वो रेस्ट पोजिशन पर है। हमारा जो हेयर है वो कैसा है, रेस्ट पर है। तो वो हेयर और जो स्किन है वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, वो मोशन में नहीं चाहेगा। अगर वो धीरे धीरे हम लोग उसको उखाड़ेंगे तो दर्द करेगा, साथ में हमारा स्किन भी बाहर आ सकता है। लेकिन अगर तेजी से निकालेंगे तो वो हमारा बॉडी जो है वो पहले से रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और ऊपर से जितने भी ऊपर का क्या बोलते हैं बैंडेज है वो निकलेगा, और हमको पेन भी नहीं होगा, हमें पेन भी नहीं होगा, और जल्दी से क्या होगा, वो निकल जाएगा। कारण क्या है, इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। हम लोग जल्दी से उसको मोशन से जल्दी निकाल लेते हैं, तो इसीलिए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारी स्किन पर। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन अ कार एब्रेटरी एक्सलेरेटेड ड्राइवर। इस लाइन का मतलब समझा रहे हैं। जैसे तुम लोग क्या करते हो कि कार में या बस में या कहीं पर भी बैठे हो, या बाइक पर बैठे हो, या
ब्रेक में बैठे हुए हो। अब क्या होता है, मतलब कार में बस में बैठे हुए हो, अब डायरेक्ट क्या होता है कि अगर तुम रेस्ट में, मतलब कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, यानी इसका मतलब रेस्ट में हो, तो तुम्हारा इनर्शिया बोलेगा कि तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहो, पोजीशन को चेंज नहीं करना है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर, अगर तुम कार में बैठे हो या कहीं पर एकदम तुम्हारा बस रुका हुआ है या कार बैठा हुआ है, रुके हुए हो और उसमें बैठे हो यानी तुम रेस्ट में हो, और एक बाइक क्या किया, ड्राइवर एक्सेलेरेटर खींच दिया, ब्रेक मतलब क्या कर दिया, अपना स्पीड को बढ़ा दिया, एक्सेलरेट कर दिया। तो रेस्ट में थे, किस में आ गए तुम, मोशन में। लेकिन बॉडी इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे। तो अच्छा ये एक बात ध्यान से समझना, अगर तुम बैठे मतलब इस पोजीशन पर तुम बैठे हो, इस पोजीशन पर यहां पर तुम बैठे हो, यहां पर ऐसे, तो जब बैठे हो तो तुम रेस्ट में हो और गाड़ी क्या कर गया, मोशन में। तो गाड़ी आगे की तरफ भागता है तो तुम्हारा शरीर कहां आता है, पीछे। गाड़ी आगे की तरफ जाएगा, मतलब एक बाइक है, तुम क्या हुआ कि नहीं बैठे रहते हो, एक बाइक स्पीड बढ़ा देता है, एकदम ऐसे हो जाता है, मतलब हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। हम लोग कहां की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ। कारण क्या है कि तुम रेस्ट में हो और तुम्हारा, जैसे मान लो कि लड़का क्यों बात कर रहा है पीछे, अगर मान लो बस है, तुम्हारा बस तुम्हारे बस के साथ रखा हुआ है, मतलब बस पर रखा हुआ है तुम्हारा पैर, बस आगे बढ़ेगा यानी पैर भी आगे जाएगा, लेकिन तुम्हारा बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो इसीलिए तुम पीछे ही रह जाते हो, तुम्हारा पैर कहां जाता है, आगे की तरफ। यानी रीजन यही है कि तुम गाड़ी, एक बाइक मतलब जो बस होता है या कार होता है, एक बाइक मतलब एक्सेलरेट स्पॉन्टेनियस तुम्हारा बाइक स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग कहां की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ से। कारण क्या है कि हम रेस्ट में है तो हमारा इनर्शिया मेंटेन रखना चाहता है, रेस्ट। सही समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगला एग्जांपल, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री व्हेन इट्स टेकन विग्रोसली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा जो पेड़ होता है, पेड़ पर तुम्हारा फल लगे हुए रहते हैं, पेड़ पर क्या लगे हुए रहते हैं, फल लगे हुए रहते हैं। अब जा रहे हो, बेचारा एकदम बढ़िया से रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है, जाकर एकदम ऐसे हिला दिया तो उसका पूरा पत्ता होता सब क्या होने लगेगा, उसका जो अंदर का इंटरलॉकिंग होता है फ्रूट्स का या लीव्स होते हैं, जो उसके टहनी से इंटरलॉकेट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो क्या कर गिर जाते हैं नीचे। वो भी एग्जांपल है कि इसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और भी एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इंडेक्स कार्ड होता है ना, ताश खेला जाता है जिस पर, एक कप लेना, कप के ऊपर इंडेक्स कार्ड को रखना और उस इंडेक्स कार्ड के एकदम बीच में कॉइन को रखना, ठीक है। एक कप लेना, कप के ऊपर इंडेक्स कार्ड को रखना और उस इंडेक्स के कार्ड के एकदम सेंटर में किसको रखना, अगर उस इंडेक्स कार्ड को एकदम धीरे धीरे हटाओगे तो कॉइन भी तुम्हारे इंडेक्स कार्ड पर ही रहेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है, अगर मान लो इस पर हम कॉइन रखे हैं और ये तुम्हारा कप है, ये तुम्हारा क्या है, कप है, अगर हम धीरे धीरे हटाएंगे तो ये साथ में तुम्हारा कॉइन और साथ में ये इंडेक्स कार्ड वो भी बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कप रखा हुआ है, इस पर कॉइन रखा हुआ है और ये वाला पोजीशन को इतना तेजी से हटा देंगे कि ये वाला पोजीशन तुम्हारा वहीं पर रहेगा, क्योंकि अपना पोजीशन रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है ये कॉइन। वो कॉइन क्या करना चाहता है, अपना इनर्शिया को मेंटेन। अगर हम लोग ये इंडेक्स कार्ड को हटाएंगे तो ये जो कॉइन है वो कहां गिरेगा, सीधे कप के अंदर। क्यों गिरेगा, क्योंकि वो रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाहेगा, वो मोशन में जाना नहीं चाहेगा। यहां तक क्लियर? एक और भी एग्जांपल है बढ़िया सा, एक और बढ़िया सा एग्जांपल है कि अगर मान लो कोई नेट होता है, नेट कहने का मतलब क्या कि जाल, जाल मतलब जाल नहीं होता है। अब क्या करो कि एक हाइट पर जैसे मच्छरदानी मान लो ना, मच्छरदानी सुने हो ना, जिसमें मच्छरदानी बोला जाता है, मच्छरदानी जो होता है वो लगा लो ऐसा मच्छरदानी थोड़ा सा हाइट पर, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारा पत्ता गिरा दो, पेड़ का पत्ता, जो भी कागज होगा, जो भी गिराना है गिरा दो, और ऊपर से इतना बड़ा पत्थर गिराओ,
तो जो मच्छरदानी है, जो नेट है, वो नीचे चला जाएगा, और जो पत्ता है, लीव्स पत्ता उस पर रखा हुआ है, वो कुछ देर के लिए उसी पर रहेगा। क्यों रहेगा उसी के ऊपर? क्योंकि वो अपने इनर्शिया को क्या करना चाहता है? मेंटेन रखना चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, और कुछ समय बाद ग्रेविटी क्या करेगा? उसको नीचे अपनी तरफ कर लेगा। यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट सबको क्लियर? क्लियर? फिर बात करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बात करते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। पहला एग्जांपल, सीट बेल्ट टाइटेड इन अ कार व्हेन स्टॉप क्विकली। कहने का मतलब क्या कि अगर जो सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट होता है, जैसे देखते हो ना, जिसके घर कार हो गए ना, तो वो लोग क्या करना ना कि सीट बेल्ट जो होता है ना, वो धीरे धीरे करना, वो धीरे धीरे करना, वो जाकर लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर सोचोगे ना जल्दी से खींच दे उसको, नहीं होगा, रुक जाएगा, उतना पर ही टाइट हो जाता है तुरंत। कारण क्या है? वो मोशन मेंटेन करना चाहता है, वो अपने इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहता है। जैसे हम लोग कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, जैसे कार में बैठे हुए हैं, अपना सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, और धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो हो जाएगा। लेकिन सोचो ना, एक बाइक का ट्राई करना, ये लॉक हो जाएगा, तुरंत तुरंत लॉक हो जाएगा। वो ऐसा बनाया गया है, वो इनर्शिया का काम करता है यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल बात करें, व्हेन अ सीलिंग फैन, जो ये फैन है, ये जो फैन है, क्या बता रहे हैं, व्हेन अ सीलिंग फैन स्विच्ड ऑफ, अगर हम लोग सीलिंग फैन जो फैन है, अगर उसके हम लोग क्या करते हैं, उसका स्विच को ऑफ करते हैं, तो पता चलता है लाइट तो कट गया, लेकिन फिर भी वो घूमते रहता है, फिर भी वो क्या करता है? घूमते रहता है, क्योंकि वो पहले से मोशन में था। पहले से किस में था? वो मोशन में। तो वो अपने इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहेगा, और वो भी किस में रहेगा? मोशन में। तब जाकर एयर फ्रिक्शन के कारण धीरे 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 वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यहीं से तुम्हारा गैलीलियो का लॉज आता है, यहीं से तुम्हारा। इसके बाद हम गैलीलियो का लॉज बताएंगे। गैलीलियो का लॉज यही था कि अगर कोई भी, अगर मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, वो बॉडी मूव करता जाएगा। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तब तक वो बॉडी क्या रहेगा? मोशन में। अगर बॉडी रेस्ट में है, तो वो मोशन में नहीं हो सकता, जब तक उसको हम लोग छेड़छाड़ ना करें उसके साथ। समझ में आया ना? अभी गैलीलियो का लॉ बताएंगे। सीलिंग फैन क्लियर हो गया? ये वाला है व्हेन पेडलिंग अ बाइसाइकिल, ये भी क्लियर है, क्योंकि ये भी बताया गया है, जैसे बाइक चलाते हो या बाइसाइकिल चलाते हो, तो केवल रेगुलर पैडल मारते रहते हो क्या? कुछ समय के लिए तो रोकते हो, फिर भी बाइक या तुम्हारा साइकिल क्या करता रहता है? आगे बढ़ता रहता है। कारण क्या है कि बाइक वो मोशन में है, तो अपने वो उसका प्रीवियस जो इनर्शिया था मोशन में था, इसीलिए वो अपने इनर्शिया को क्या करना चाह रहा है? मेंटेन करना चाह रहा है, इसीलिए वो बॉडी मोशन में है, रुकता है। कारण क्या है कि वो ग्रेविटी कारण है, एयर फ्रिक्शन कारण है, आगे जाकर रफ सरफेस होता है, वो कारण है। गैलीलियो का लॉ बताएंगे ना, गैलीलियो का लॉ अभी बताएंगे ना, वहां पर ये सब क्लियर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, रेस्ट क्लियर, मोशन क्लियर, डायरेक्शन। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ये तुम्हारा कहां होता है? जहां मुड़ान होता है। जहां क्या होता है? मुड़ान। जहां पर क्या होता है लड़का? अगर तुम बस में बैठे हो या कार में बैठे हुए हो, ठीक है, कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, अगर तुम्हारा ऐसे जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, अगर तुम्हारा ड्राइवर क्या कर लिया, ऐसे मुड़ा दिया, इधर मुड़ा दिया, तो तुम्हारा जिस डायरेक्शन में मुड़ाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा? बॉडी जाएगा। अगर गाड़ी इधर मुड़ा रहा है तो हम लोग इधर जाएंगे, और गाड़ी इधर मुड़ा रहा है तो हम लोग इधर जाएंगे। कारण क्या है कि हम लोग जैसे एकदम स्ट्रेट रोड पर बैठे हुए हैं, ऐसे सीधा सीधा ऐसे बैठे हुए हैं, सीधा बैठे हुए हैं, मेरा पैर नीचे जमीन पर है, ठीक है, मेरा पैर जो है वो बस के सरफेस पर है या कार के सरफेस पर है। तब जब कार अपने हैंडल को मुड़ाएगा, गाड़ी को, स्टीयरिंग को मूव करेगा, मुड़ाएगा उसको, तो मेरा साथ में जो पैर है वो भी पैर ऐसे जाएगा, पैर भी ऐसे जाएगा। लेकिन बॉडी कहेगा कि हम अपने रेस्ट में हैं, हम अपना इनर्शिया को मेंटेन करना चाहेंगे, तो बॉडी जैसे वैसे ही रहेगा।
बॉडी जैसे वैसे ही रहेगा, बस कार अपना पोजीशन को चेंज किया तो वो धीरे धीरे कहां चला जाएगा, इधर। क्योंकि पैर अगर इधर जाएगा तो बॉडी जाहिर सी बात है वो इस साइड जाएगा, अगर पैर इस साइड जाएगा तो बॉडी इधर जाएगा। फिर भी जाओगे क्योंकि तुम मोशन में हो, तुम बैठे हो रेस्ट में, कार तुम्हारा मुड़ गया इधर और तुम जाओगे इधर, क्योंकि तुम्हारा बॉडी जिस पोजीशन में है वो अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, जिसके कारण तुम क्या अपने पोजीशन को चेंज कर। समझ में आ रहा है ना? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन क्लियर? अरे सबको क्लियर हुआ? अब हम लोग गैलीलियो का कुछ एनालिसिस था उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लड़का शांति रहो। गैलीलियो का कुछ एनालिसिस था जो मोशन के बारे में उन्होंने अपना एनालिसिस किया था, वो क्या किया थे वो वहां पर समझेंगे हम लोग। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि when a marble is released from the left it would roll down the slope and of opposite side same height from which it was released। सबसे पहले देखो ध्यान से समझिएगा, एक उन्होंने स्मूथ सरफेस लिए। कौन सा सरफेस? स्मूथ सरफेस। उन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए सेम हाइट का, सेम हाइट का दो इंक्लाइंड प्लेन, सेम हाइट का दो इंक्लाइंड प्लेन लिए। कौन? गैलीलियो। अब यहां पर एक बॉल को छोड़ा उन्होंने एक बॉल को इस पर छोड़े। उन्होंने क्या किया कि इस बॉल को इस इंक्लाइंड प्लेन पर छोड़ा तो वो देख रहे हैं कि ये बॉल क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आया। ये बॉल क्या आया? नीचे की तरफ। और जितना हाइट से छोड़े थे उतना ही हाइट दूसरे वाले पर जा रहा था वो। मतलब कि अगर ये बॉल यहां पर है तो जितना हाइट से उन्होंने अपने बॉल को छोड़ा उतना ही हाइट दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर उसने क्या किया, कवर किया। मतलब इतना हाइट कवर किया तो वो बॉल कहां तक गया, यहां तक आया और फिर आ रहा था और जा रहा था यहीं पर। मतलब यहां से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे ही उन्होंने अपने बॉल को छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। और जितने हाइट से छोड़े उतना ही हाइट उसने क्या किया, मेंटेन किया। और बार बार जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितने हाइट पर छोड़े उतने हाइट पर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ क्या? कुछ नहीं, क्योंकि वो सरफेस जो लिए थे स्मूथ सरफेस लिए थे, पूरा स्मूथ, उसमें कोई रफनेस नहीं था। जितना हाइट कवर किया उतना ही हाइट उसने मेंटेन कर आ रहा था और जा रहा था। दूसरा चीज देखो, अब उन्होंने क्या किया कि एक फिर से सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर एक इंक्लाइंड प्लेन लिए और इसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड है, उसको थोड़ा सा क्या कर दिए, कम कर दिए। हल्का स्लोप को क्या कर दिए, कम कर दिए। अब ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे था, अब इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा ऐसे कर दिए। कैसे कर दिए? ऐसे कर दिए। तो इसमें, इस केस में क्या हो रहा था कि जब इस बॉल को यहां से छोड़े, इस बॉल को यहां से छोड़े तो वो क्या कर रहा था कि जितना, अब ये जितने हाइट से छोड़े ना वो उतना ही हाइट क्या कर रहा था, वो अटेंड करने का कोशिश कर रहा था कि जितना हाइट है उतना ही हाइट क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। मतलब अगर ये हाइट यहां पर है, यहां पर इतना हाइट है तो वो हाइट कहां तक जाएगा, यहां तक। मतलब यहां से जब उसको छोड़े बॉल को तो वो बॉल जो अटेंड किया कितना हाइट, यहां तक। लेकिन डिफरेंस क्या उनको दिखाई दिया इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में, इस एनालिसिस में डिफरेंस क्या मिला फर्स्ट केस से? फर्स्ट केस में जितना हाइट से छोड़े उतना ही हाइट अटेंड किया दूसरे वाले में, क्योंकि दोनों का एंगल क्या था, बराबर था। इसका हाइट और इसका हाइट क्या था, सेम था। जो एंगल यहां पर था वही एंगल क्या था, यहां पर भी था। इन्होंने ये तो सही किया। लेकिन दूसरा चीज में उन्होंने एक हाइट को सेम रखा और दूसरे को थोड़ा सा क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो वो हाइट तो सेम मेंटेन कर रहा था, जहां से आ रहा था वहीं तक जा रहा था, लेकिन डिस्टेंस कवर ज्यादा कर रहा था।
देखो इसका डिस्टेंस कम है, ये अपनी हाइट को खोजने के लिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आज जितना इसका हाइट मिला, इस पोजीशन का हाइट मिला, वहीं पर वहां पर रुका, अब फिर से वापस गया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। नहीं समझ। लेकिन इस केस में क्या हुआ ना, अब बोले कि चलो फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस हुआ, थर्ड केस में क्या किया ना कि ये स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस और स्मूथ सरफेस पर इंक्लाइंड प्लेन और यहां पर बॉल रख दिए, ठीक है। अब ये बॉल क्या हुआ, अब ये बॉल क्या हुआ थर्ड केस में, जब अब यहां पर जितना, इसमें भी अपना हाइट खोज कर यहां तक आया, जितना हाइट मेंटेन किया उतना हाइट ये यहां पर कवर किया, इसमें भी अपना हाइट कवर किया, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस क्या किया, ज्यादा कवर किया। लेकिन जिस हाइट से उन्होंने गिराया, अब ये बॉल वही जो मार्बल था, बॉल था, वो बॉल अपना हाइट खोजने स्टार्ट कर दिया। अब उसने पूरे इंक्लाइन को एकदम प्लेन कर दिया था यहाँ पर। अब वो बॉल यहाँ पर गिरा ना, तो वो अपना हाइट खोजने के चक्कर में वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसका हाइट मिल ही नहीं रहा है। अब वो रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। बॉल को स्टार्ट किया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है स्मूथ सरफेस पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं ना रफनेस तो जरूर होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बॉल जाकर कहाँ क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा तो होता है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा प्लेन सरफेस जो प्लेन है कहीं ना कहीं तो जरूर रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि सरफेस क्या है, रफनेस होता है। तो जो स्मूथ सरफेस, गैलीलियो का यही लॉज था, गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट एनालिसिस यही था कि अगर स्मूथ सरफेस पर अगर बॉल को हम लोग गिरा दें, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे, तब तक वो बॉल रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा। जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से ना रोक दें, किसी चीज को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स ना लगाएं, एक्स्ट्रा उस पर छेड़छाड़ ना करें, तब तक वो बॉडी कुछ नहीं होगा, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा। इन्हीं का गैलीलियो का क्या था, एनालिसिस था। अब इसी एनालिसिस को बढ़िया से पढ़कर, जानकर, देखकर, समझकर न्यूटन ने अपना लॉज लेकर आया। उन्होंने अपना कितने लॉज लेकर आया, 3 लॉज, और उन्होंने बताया कि यही 3 लॉज पूरा फिजिक्स वर्क, इसी 3 लॉज पर पूरा फिजिक्स वर्क करेगा। यही 3 लॉ लेकर आए और वही 3 लॉज लेकर आए, पूरा वर्ल्ड उसी फिजिक्स पर काम करता है, वही 3 लॉज पर। इतना स्ट्रॉन्ग उसका लॉज था। ये तो गैलीलियो का था, वो बस एनालिसिस किए थे। अब यही सब एनालिसिस पढ़ने के बाद न्यूटन ने अपना लॉज लेकर आया, वो 3 लॉज, कि पूरा फिजिक्स इन्हीं के ऊपर चलता है, 3 ही लॉज के ऊपर चलता है पूरा फिजिक्स। समझ में आया गैलीलियो लॉ, समझ में आया गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट? अरे बोलो।